This डिजाइन conference will now be recorded. और हम ब्रांड नेम देखेंगे और फीचर्स और पैकेजिंग देखेंगे उसमें, और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे कि मोबाइल का जैसे कोई भी हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उसका साइज, फिगर, उसमें रैम कितना है और उसका मॉडल कितना है और स्टोरेज और कलर, स्क्रीन, ये सारी चीज प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक बार बनता है, ये बार बार तो बनता नहीं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे मतलब कि अच्छे से करना चाहिए। और प्रोडक्ट प्राइस मार्केटिंग है। अब इसके कॉम्बिनेशन से हम मार्केटिंग मिक्सिंग बनाते हैं। इस स्टार्टिंग में पहले से हम तो ऊपर से चलाते हैं, फिर हम अपने बिजनेस गोल को अचीव करते हैं। हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर जैसा चाहता है हम उसे, जैसे उसकी नीड है, जैसे वो चाहता है कि हम उसे दे सके, वो सारी चीजें। और प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर की कैपेसिटी में हो जो कस्टमर पे कर सके। अगर उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा तो कस्टमर पे नहीं कर सकेगा, उसके बाहर होगा तो वो नहीं खरीद पाएगा। और एग्जांपल में प्रोडक्ट में जैसे यूनिलेवर एक कंपनी है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि रिन, किसान जैम, सर्फ एक्सल, ताजा टी, ताजमहल। ये एक मतलब कि कंपनी है, ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही होती है। जैसे कि हम इसकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट शुड बी अट्रैक्टिव, मतलब कि जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं परचेज करने के लिए तो प्रोडक्ट देखते हैं, तो उसकी पैकिंग देखते हैं, तो हम बहुत देखते ही हम ये हो जाते हैं कि हाँ पैकिंग बहुत अच्छी है तो हम इसे खरीद लेते हैं। तो पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्केट में कि फिर वह ग्रोथ हुआ, फिर हम उसको ग्रोथ करते हैं। फिर फर्स्ट में प्राइस कितना होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है उस मतलब प्रोडक्ट का, फिर हम उसको उसकी रेंज को हम तो प्राइस सर आवाज आ रही है पीछे से। You can continue, Aarti. ओके। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट और उसे हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर जैसे ही उसकी ग्रोथ हुआ, फिर फर्स्ट स्टेज में वो उसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो क्योंकि जैसे कि हम अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर कम रखोगे तो वो गलत है। प्राइस जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्ट में पैसे खर्च किए हैं तो वो वसूलने हैं, और आगे जो कि ग्रोथ होगा तो प्रोडक्ट का तो आप प्राइस ज्यादा ही रखोगे तो ज्यादा बेटर है। प्राइस कॉस्ट सारा रिकवर कर पाओगे। और इसकी मैच्योरिटी जैसे कि आप ग्राफ मान लीजिए, इधर साइड में सेल्स है, इंट्रोड्यूस और ग्रोथ और मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैच्योरिटी साइज आ गया हो तो आपका सेल्स बढ़ा हुआ हो और बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, अब आप प्राइस कम कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा सेल्स हो रहा है और इस स्टेज में आपने कवर कर लिया है। बढ़ा हुआ प्लेस तक कम कर देंगे तो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप जैसे कि शुरू में जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसे कम करोगे तो आपको फिर बीच में जाकर आप उसे बढ़ाओगे तो
कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसे ही आप प्रोडक्ट बनाया तो उसे शुरू से उसकी रेंज अच्छी रखोगे और फिर उसकी सेल्स ज्यादा होती है, अच्छे से होती है, तो फिर आप बीच में आप कम भी कर सकते हो, तो आपको कोई नुकसान कोई भी मतलब कि नहीं हो सकता है। और दूसरा पीस ऑफ आता है हमारा मार्केटिंग, सॉरी, प्राइस। प्राइस प्राइस में हम प्राइस में हमें मतलब कि कम कंपटीशन भी देखना होता है कि हमारा जो मार्केटिंग में होते हैं, जैसे कि प्राइस दो तरीके होता है, एक तो स्कीमिंग होता है, एक पेनिट्रेशन होता है। जैसे कि स्कीमिंग में प्राइस जनरली दो तरीके का होता है। स्कीमिंग प्राइस में प्रोडक्ट या सर्विस प्राइस हाई होता है। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस प्रीमियम प्रोडक्ट सर्विस में काउंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप मान लो, जैसे कि एप्पल के फोन्स में स्कीमिंग प्राइस में होते हैं, तो वो 50 से 70 हजार लॉन्च करना है तो करते हैं, तो उसके में मेन मोटिव होता है कि जो उनके कस्टमर है जो प्रीमियम प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उनमें इतना होता है, जनरल लोगों को बेचते ही नहीं है। इसे ही स्कीमिंग प्राइस बोलते हैं। पेनिट्रेशन क्या होता है जनरली, जैसे कि आप जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को पेनिट्रेशन करना है। स्टार्टिंग में हम प्राइस कम रखते हैं, फिर बहुत कम प्राइस में मार्केटिंग में उतार देते हैं ताकि हम मार्केट में उसे पेनिट्रेट कर पाए, मतलब पेनिट्रेट कर पाए, जैसे उसे ला पाए। और प्राइस मतलब जैसे जब भी आप डिसाइड कर रहे होते हो तो मतलब कि प्रोडक्ट पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान में रखे और बनाने में कितना खर्च हुआ है देख लो, और उसके बाद डिमांड देखो कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट का, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना ही आप प्राइस रख सकते हैं। अगर लेकिन डिमांड ही नहीं है तो आप प्राइस नहीं, मतलब कि प्राइस कम रख। जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो टैक्स भी जोड़ ले साथ में, मतलब और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ ले, पैकिंग, लेबल चार्जिंग, प्राइस डिसाइड करने से पहले जोड़ लेना चाहिए। And should be considered। और उसके बाद आता है 3P प्रमोशन में कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है कि कई बार कस्टमर्स को स्टिमुलेट कराना होता है, उसे विश्वास दिलाना होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आओ और मेरा प्रोडक्ट खरीदे। यह विश्वास दिलाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी वैरायटी अच्छी है, उसके लिए आपको स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट एंड सेल्स कराना पड़ता है। जैसे कि डिस्काउंट सेल्स, जैसे कि एडवर्टाइज और पर्सनल सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइज में जैसे कि आप टीवी पर ऐड ले लो और न्यूज में, और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन टू सेल, मतलब कि सेल लगा देना, एक के साथ एक फ्री कर देना, ये डिस्काउंट कर देना, सॉरी, हाँ डिस्काउंट कर देना। तो उसे मतलब कि पर्सन टू पर्सन, मतलब कि व्यक्ति से संपर्क, मतलब कि करके उसे करना, उसे मतलब कि करना, उसे निकालना। और पब्लिसिटी, कोई एजेंसी आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐड देती है कि वह अच्छा है प्रोडक्ट तो उसे खरीदे, तो बस यही है। और फोर्थ चीज में प्लेस है, आपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना, तो प्रोड्यूस करेगा, फिर उसे देगा बोलने को, फिर RTL देगा, फिर कस्टमर तक पहुंच जाएगा, फिर कस्टमर रिटेलर को देगा, कस्टमर तक पहुंच जाएगा, या फिर प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक जा सकता है। आप अपना प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे तो वो आप पर डिपेंड करता है। या फिर प्लेस में आप देख सकते हैं कि क्या
कि आप वाटरवे से या एयरप्लेन से या रेलवे से या फिर रोडवे से। और सर हो गया। Okay. अगर So, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। very good. Yeah, anyone would like to ask any question to Aarti's presentation is free to ask. हेलो Yeah, you are हेलो audible. Yeah, you are audible. सर, इन्होंने बताया था कि शुरुआत में हम जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी कॉस्ट हाई रखनी चाहिए। क्या? जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, शुरुआत में मार्केट में आता है हमारा प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट हमें हाई रखनी चाहिए शुरुआत में। तो आपने बोला था ताकि जो हमने उस पे स्पेंड किया है उसको रिकवर कर सके। तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? मतलब गेन करना या लोगों को कुछ प्रोडक्ट या सर्विस कुछ बेहतर देना? सॉरी, मैं आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? मुझे ना थोड़ा सा मतलब कि यहाँ आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख आपने सकते हैं। अच्छा है। प्रोडक्ट का मतलब कि प्रोडक्ट को जैसे कि हम बनाते हैं तो Yes, Aarti, are you getting the question? He's asking. जैसे कि हम प्रोडक्ट को लाते हैं तो हम उसकी बेस्ट क्वालिटी उसको हम लॉन्च करते हैं, तो पहले हम उसकी क्वालिटी और डिजाइन वो सब मतलब कि अच्छे से करते हैं, और कस्टमर को जो इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्केट में, तो हम मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है और उसे हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उसकी वैरायटी कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो लोग यही देखते हैं कि वो कैसा है और उसकी वैरायटी कैसी है। बस। आपको आंसर मिल गया क्या? और आप मतलब कि जो कस्टमर है नो उसकी सर। नीड्स क्या है, रुको, जो उसकी नीड्स क्या है, कस्टमर की जो नीड्स होती है, जो उसकी जरूरत होती है, हम उसको मतलब कि पूरी करते हैं कस्टमर की, तो टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ कस्टमर। वो ठीक है, लेकिन आपने बोला था जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं शुरुआत में तो उसकी जो प्राइस है वो हाई होनी चाहिए। हाँ, मैंने ये भी बोला था कि उसकी मतलब कि क्वालिटी भी अच्छी होनी तो चाहिए आपने और पैकिंग भी होनी चाहिए। हेलो जो कस्टमर देखे तो देखते ही मतलब कि एकदम हाँ भैया अच्छा है, प्रोडक्ट हम खरीद सके, तो उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। और जो हम प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी जो कस्टमर उसकी नीड्स को पूरा कर पाए। Okay. Okay, okay, done. Aarti, I have one question for you. Answer it. Uh, what strategies does Jio use when it offers free calls for a limited period of time? आपने प्राइस में कुछ जिक्र किया था, लाइक
आपने प्राइस में पेनिट्रेशन का, स्कीमिंग का, मार्केट स्कीमिंग का एंड डिस्काउंट्स का जिक्र किया था, है ना? तो माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट। जो जियो है, जियो कंपनी जो है, उसने कौन Yes, सा इनमें से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज किया था जब वो फ्री कॉल दे रहा था? क्या सर? जियो कंपनी जो है, जियो सेलुलर कंपनी, उसने कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज किया जब वो हमें फ्री कॉल्स दे रहा था? पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मार्केट स्कीमिंग, डिस्काउंट्स? ओके, थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करनी हमें बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इज अंजलि। अपनी अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए आरती, ब्रॉडकास्ट बंद कर। सर कर तो रही थी। ठीक है, नाउ अंजलि, इट्स योर टर्न। स्टार्ट योर ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। अंजलि, हेलो हेलो यस, सर स्क्रीन विजिबल है? या यू आर विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल। Good morning all of you. My topic is what is entrepreneurship. इसमें मैं आपको बताऊंगी what introduction of entrepreneurship, entrepreneur, quality of success entrepreneur, advantage or disadvantage of entrepreneur, and types of entrepreneurship and function of entrepreneur. सबसे entrepreneurship क्या होता है? Entrepreneurship is the ability to develop, organize, and run business enterprise along with any of its certainties in order to make profit. वो एक एबिलिटी होती है डेवलप करने की, ऑर्गेनाइज करने की बिजनेस को, जिसमें हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाने का होता है। इसकी डेफिनेशन दी थी एफ.एच. केनाइट ने। उन्होंने बताया था ए पर्सन हु बियर अनसर्टेनिटी रिस्क व्हिच कैनॉट बी इंश्योर्ड इज इनकैलकुलेबल कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरेंस। अब है इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टेबलाइज करता है और जिसका मेन मोटिव होता है वो मेकिंग प्रॉफिट कमाना होता है। जो इंटरप्राइज होता है वो इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट होता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेस इंटरप्रेन्योर। एक सक्सेस इंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? द फर्स्ट इज हार्ड वर्क। जो इंटरप्रेन्योर है वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, जो जिसे हमेशा लॉन्ग आवर तक काम करने चाहिए। फुल्ली डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड अडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए। के बाद है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्ट है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मींस यू गेट टू बी योर ओन। एक एंटरप्रेन्योर gets to discover it get to decorate their own schedule। वो अपने ओवन शेड्यूल को डेकोरेट कर सकता है। एंटरप्रेन्योर कैन चूज टू pursue any idea they want। वो किसी भी आइडिया को यूज कर सकते हैं जिसे वो चाहते हैं, उसके लिए उन्हें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। इट गेट टू बी द इनोवेटर ऑफ देयर इंडस्ट्री। वो अपने इंडस्ट्री के इनोवेटर होते हैं। इट कैन बी एक्साइटिंग, या एक्साइटिंग होती है।
अब इसके कुछ एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो है इट डज नॉट गारंटी रेगुलर इनकम। एंटरप्रेन्योर की कोई भी गारंटी नहीं होती कि उसकी रेगुलर इनकम होगी या नहीं होगी। इट कैन बी डिफिकल्ट टू compete with other business. You must be patient with the process when you become entrepreneur. एंटरप्रेन्योर बनने के मेन होते हैं, हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है एंटरप्रेन्योर का। यू वांट टू हैव फ्लेक्सिबल आवर ऑल द टाइम। हमारा कोई निश्चित आवर नहीं होते, इसमें हमें कई बार काफी घंटे काम भी करना पड़ता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। द फर्स्ट इज राइजिंग कैपिटल। ये कैपिटल को राइज करते हैं। सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन करते हैं। प्रोवाइड लीडरशिप एंड मोटिवेट पीपलों को मोटिवेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कैरिंग आउट द ऑपरेशन को कैरी आउट करते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप मेनली 4 टाइप्स की होती है। स्मॉल बिजनेस, स्केलेबल स्टार्टअप, सोशल एंड लार्ज कंपनी। स्मॉल बिजनेस, व्हाट इज स्मॉल बिजनेस? सोल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है दैट इज रन बाय ए सिंगल पर्सन, जिसे एक सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल चलाता है, इसमें सभी डिसीजन वो अपने खुद के लेता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सोल ओनरशिप होती है, इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड वर्क एरिया होता है, सोल मैनेजमेंट होता है, और इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा आता है पार्टनरशिप इंटरप्राइज। पार्टनरशिप इंटरप्राइज एक लीगल फॉर्म होता है जिसमें 2 और मोर मेंबर्स अपने मैनेजमेंट को शेयर करते हैं एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। इसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और इसमें कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर द स्केलेबल इंटरप्राइज। Scalable enterprise क्या होता है? These people start their company with a vision that their vision could change the world. वे इन्वेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, बेस्ट पीपल को हायर करते हैं वर्क के लिए। दे सर्च फॉर रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स। आफ्टर दे फाइंड दैट देयर फोकस ऑन स्केलेबल वेंचर कैपिटल्स ऑफ फुल रैपिड एक्सपेंशन। बाद है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज वो होते हैं जिसमें जो ओनर होता है वो एक और जो मेंबर होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। A form of business in which the owner or member have limited liability with respect to the actions of company. इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें लिमिट सभी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, टैक्सेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको फॉर्मेशन करना सिंपल होता है और इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। थैंक यू। Okay, so Anjali, I would like Yes sir. To ask question that how did if you are an entrepreneur, how did you get the idea for business? क्या सर रिपीट करना? If you are an entrepreneur, if you want Yes, to be sir. entrepreneur, how did you get the idea and concept of your business? नहीं पता सर। Okay, thank you so much. Any other Thank you, sir. questions? हाँ, yeah. यस सर। सर Yes. कोई भी बंदा है वो एंटरप्रेन्योर क्यों बनता है? सिर्फ प्रॉफिट के लिए? नहीं, उसकी सोशल के उसके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कोई सोशल वर्क करना चाहता हो, हाँ तो वो तो प्रॉफिट ही हुआ ना। पर मेन मोटिव उसका प्रॉफिट होता है ताकि वो मनी अर्न कर सके। Very good. तो मेन Okay. मोटिव तो वो तो जॉब में भी होती है, मनी तो पैसे जॉब में भी होते हैं। क्या? कोई भी बंदा पैसे तो जॉब में भी कमा सकता है, तो वो एंटरप्रेन्योर क्यों बन रहा है? तो उसके बात होती है, किसी को गवर्नमेंट जॉब पसंद ना हो या फिर वो कोई किसी के नीचे अपना काम नहीं करना चाहता हो,
वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, जो बंदा एंटरप्रेन्योर बनता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जॉब की बजाय। उसको वहाँ रिस्क होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप हो वो मतलब कि हाँ चले, वो तो है। स्टेबल रहे। हाँ लेकिन जॉब में सिक्योरिटी है, वहाँ अच्छा नाम है सोसाइटी में, पैसे भी है, तो बंदा वहाँ क्यों नहीं जाता। Okay, moving to the next presentation. Thank you so much, Anjali. थैंक यू सर। Next is Ankit Sandhu. यस सर। You can broadcast your screen and start your presentation. ओके सर। So, good morning everyone. Hello. Yeah, you are audible. Am I audible? Yes, you are audible. सर स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? Yeah, screen is also visible. You can start. ओके सर, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर क्या है। जो हम इतने दिनों से वर्ड सुन रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। एंटरप्रेन्योर हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, कोई भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क, एंड या फिर वो किसी पर्सन की या किसी इंडिविजुअल की या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से। उसके बाद है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन हो गया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्टिविटी है एक बिजनेस स्टार्ट करने की। उसके बाद है व्हाई पीपल वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। लोग एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं। हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी जॉब्स हैं पैसे कमाने के लिए या कुछ और करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो उसके मैं आपको आज कुछ 5 रीजन बताने वाला हूँ। सबसे पहला है देयर क्रिएटिविटी डजंट फिट द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर टैलेंट है, वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वो शो नहीं कर सकते। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल लोगों से अलग है, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। दे वांट अ लाइफस्टाइल दैट इजंट बाउंड टू 9 to 5। हमारे जॉब में नॉर्मल 9 से 5 तक की जिंदगी होती है। सुबह उठो, नहाओ धो, ऑफिस जाओ, 9 से 5 काम करो, शाम आओ, खाओ पियो, सो और फिर वही साइकिल। लेकिन एंटरप्रेन्योर चाहते हैं कि हमारा खुद का लाइफस्टाइल हो, हम अपने डे को खुद शेड्यूल करें, हम जब काम करना चाहें तब काम करें। हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो कि आपको इतने घंटे काम करना है, चाहे हम 5 घंटे करें या 20 घंटे करें, वो हमारा अपना होगा। उसके बाद है दे आर पैशनेट अबाउट लर्निंग। जॉब में क्या होता है, एक बार आपको बता दिया कि आपको ये काम करना है, फिर सालों साल पूरी जिंदगी वही काम आपको करते रहना है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है कि मैं हर दिन कुछ नया सीखूं, हर दिन अपने आप को डेवलप करूं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करूं, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वो चाहते हैं कि दुनिया में किसी को अगर कुछ परेशानी हो रही है तो हम उनके लिए कोई प्रोडक्ट बना के या उनको कुछ सर्विस दे के उस चीज को कैसे सोल्व कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसमैन हैं सबने यही किया है, सबने लोगों की प्रॉब्लम सोल्व की है और वो एंटरप्रेन्योर बने हैं। एंटरप्रेन्योर्स डोंट जस्ट वांट टू चेंज देयर लाइव्स। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते, वो और लोगों को भी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं उनके एग्जाम्पल से। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे तो बॉस बोलेगा कि आपको ये काम करना है, वो आपको नहीं बताएगा, चाहे उसने वो खुद ने वो काम नहीं किया, वो आपको सिर्फ लेक्चर देगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहते हैं कि पहले हम खुद करें,
पहले हम खुद सक्सेस हो, फिर लोगों को अपने एग्जांपल से बताएं कि हमने किया है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट चैलेंजेस एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस। एंटरप्रेन्योर के सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं जब वो स्टार्ट करता है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। पहला है टेकिंग द फर्स्ट लीप। जब वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करता है, मतलब कि जब वो फर्स्ट स्टेप लेता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उसके साथ सबसे पहला होता है, अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, या फिर कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, वो एक चैलेंज है, या दूसरे लोगों से बातें करनी है, उनको अप्रोच करनी है अपने बिजनेस आइडिया को लेकर, या अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। क्योंकि आज हमारे जो सोसाइटी है वो एंटरप्रेन्योर को जगह नहीं देती। वो चाहते हैं कि बंदा पढ़े, बीएससी करे, एमएससी करे, उसके बाद नौकरी करे और लाइफ सेट है। लेकिन सबके लिए एक रूल टेबल नहीं होता, उनको घर वालों से एडजस्ट होना पड़ता है कुछ अपना स्टार्टअप करने के लिए। द टाइम इट टेक्स फॉर रिजल्ट टू शो अप। हर चीज का अपना एक टाइम होता है। आप लोगों को 12th के लिए डिग्री लेने के लिए 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ एक पेपर होता है, उसको सिर्फ लेने के लिए आपको 12 साल पढ़ना पड़ता है। और कई लोग चाहते हैं कि बिजनेस हम स्टार्ट करें, साल 2 साल में हमारा लाखों करोड़ों का रेवेन्यू हो जाए। और आपको भी पता होगा कि हर चीज का अपना डेफिनेट टाइम होता है, कोई भी चीज वो अपना टाइम लेती है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होती है। कीपिंग ईगो अंडर कंट्रोल। लोगों की बातों से या लोग अंडर जज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो उसके लिए अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ता है कि ये अभी बोल रहे हैं, बोलने दो इन्हें, लोगों की नहीं सुनना। टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज करना होता है। पूरे वर्ल्ड में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही है, लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं, पबजी खेल लिया, वेब सीरीज देख ली, टीवी देख लिया, या ऐसे घूमते फिरते रहे, टाइम पास करते हैं। लेकिन उसी टाइम एंटरप्रेन्योर अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्टिव वर्क करने में। उसके बाद स्ट्रेस, नेवर गिव अप एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद है हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर विद जीरो रिस्क एंड एक्सपीरियंस। ऐसा कोई तरीका है कि कोई भी बंदा, कोई भी एवरीवन एंटरप्रेन्योर बन सके, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें, और जीरो रिस्क के साथ? आपके पास किसी के पास कोई आइडिया? हेलो Yes, सर, you are मैं audible. पूछना था Keep. सर, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कंसंट्रेशन से सुने, और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर बन सके जीरो रिस्क और जीरो एक्सपीरियंस के साथ? Yes, over to you guys. Uh, Ankit is asking a question to you. Do you know any person No. or do you have any idea जो कि zero experience से शुरू हुआ हो and he or she is entrepreneur now? No, according to me, no. I don't have any idea which have only zero risk and experience by which we can become an entrepreneur. Hmm. Okay, Yeah, anyone over else? to you. I Hello. I think Ankit, it is very hard to find it because the the definition of entrepreneur itself says uh, the person taking risk, the person taking risk of time, money, and etc. things is called as entrepreneur. So it is very hard to explain your question. It is very hard to know the person who is having zero risk because it is not possible to start a venture with zero risk और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी उसके venture में risk ही ना आया हो. So for me, I am agree with Bharti that it is very hard to find the person like this you are asking. सर, वैसे रिस्क तो एंटरप्रेन्योर में नहीं है, वैसे हर जगह हर सेक्टर में होता है लाइफ में। Yes, क्लास में पास होने में भी रिस्क है अगर yes, तैयारी अच्छी ना हो। but सब जगह risk है, I agree. But
the definition, the written definition we have with proof we are having for entrepreneurs. ये entrepreneurs बनता ही risk के base पे है ना? Okay sir, thank you. So yes. I want Now to share please my point explain of view why and you. my ideas. मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें जीरो रिस्क है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टोटल जीरो है, मतलब नेग्लेक्टिबल, जिनको हम काउंट नहीं करते कि वो रिस्क है। तो आई वांट टू शेयर। You can. So okay sir, thank you. The best time to be an entrepreneur is always now. सर मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए हमारे पास जो सही टाइम होता है वो आज का होता है, कुछ कल किसी का नहीं आता। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 1 साल बाद स्टार्ट करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, या अपनी कॉलेज पूरे होने के बाद करूंगा, ग्रेजुएशन करके पीएचडी करके। तो जितनी एनर्जी आज आपके पास आज के टाइम है, तो 1 साल के बाद उतनी नहीं होगी। जितना प्रोडक्टिव वर्क आप आज कर सकते हैं उतना शायद 1 साल बाद ना कर पाए, क्योंकि सिचुएशन का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कोरोना आएगा। अगर किसी ने बोला होगा कि मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा और वो कोरोना में बाई चांस कुछ हो गया हो उन्हें, तो उनका तो गया आइडिया। तो उसके बाद मेरा आइडिया है वो है डायरेक्ट सेलिंग। आप सबने लगभग किसी ने सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग, तो कोई बता सकता है क्या होता है? Anyone? सर आई थिंक बच्चे बोर हो रहे हैं मेरे प्रेजेंटेशन में। So it is. Interrupt you, Ankit, but I have to say something. Yeah. Sir, I don't agree with Ankit's views that direct selling is having zero risk and zero experience. Because मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, मान लिया डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कंपनी में आग लग जाती है कल को, मान लो आपने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा, क्या उस टाइम पर ये रिस्क में नहीं है? आप मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कांसेप्ट बता सकते हैं एक बार, होता क्या है, कैसे वर्क करता है? डायरेक्ट सेलिंग वही है ना, आप कह रहे हो कि डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे और डायरेक्ट सेल करोगे, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, आप डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करोगे। यू मीन टू से दैट? हमने मैन्युफैक्चरिंग का तो नाम लिया ही नहीं है। और आप नेगेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेगेटिव हर चीज में हो सकता है। मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई की, लास्ट में आपको हार्ट अटैक आ गया पेपर वाले दिन, तो अंकित आप एग्जांपल दोगे, आप किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो? फॉर एग्जांपल आप अभी कोई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चालू करने वाले हो, तो किस चीज का करोगे? मैंने वही बोला है कि आप ये बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग छोड़ दीजिए, आप क्या समझते हैं इससे? आपने क्या सुना इसके बारे में, क्या पढ़ा है, क्या आपको पता है? डायरेक्ट सेलिंग यही होता है कि डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, बीच में इंटरमीडिएट कोई नहीं है। ठीक है, यू आर राइट। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए अब। तो कौन सा, एक बार रिपीट करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये था, आप कह रहे हैं इस बिजनेस में जीरो रिस्क एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस खोल रहे हैं, मान लो कल को आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आग लग जाती है, तो उस टाइम पर आप रिस्क में नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी खोलते हैं, तो वो किस चीज की होगी इस टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पे, जिसमें जीरो रिस्क और विदाउट एनी जीरो एक्सपीरियंस होगा? ओके, मैं बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में कोई सिंगल बंदा नहीं खोलता। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी, पहले से कोई कंपनी होती है, हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। हम खुद घर पे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे ना, हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। एक प्रॉपर कंपनी है, हम उससे टाई अप करेंगे कि हम आपके प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करेंगे। हमारा बिजनेस वहीं से होगा, वहां से लेना और आगे प्रोडक्ट। But sorry Ankit, that will become outsourcing. That will become outsourcing. That is not a direct selling. That will become outsourcing. Direct selling का मतलब ये होता है कि everything is done by an entrepreneur. सब कुछ entrepreneur खुद ही कर रहा है, खुद ही प्रोडक्ट बना रहा है, खुद ही
उसको बेच रहा है, खुद ही उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय अ सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेलिंग। वो खुद ही डायरेक्ट जाके सबको बेचता है। जैसे जैसे बर्तन वाली है, सर बर्तन वाली सॉरी इज अ डायरेक्ट सेलर, है ना। वो अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट करिए, गली में टोकरा लेके निकले, बर्तन ले लो बोल रही है, ठीक है ना। तो शी और ही इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। the सर point आपने जो you are डेफिनेशन बताई sharing, डायरेक्ट सेलिंग की, the point you हाँ are जी सर sharing, the point is correct. You can do business like this, but the business is called as outsourcing. The business is on outsourcing. Okay, you are reliable on a third person. You are saying that आप क्या कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर रिलायबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी फॉर्म खोल ली, आपने अपनी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ उसी कर रहे हो, बट प्रोडक्ट आप किससे ले रहे हो, किसी और से ले रहे हो, तो मैन्युफैक्चरर कोई और हो गया। नो, ना वो आपका पार्टनर है, ना वो आपका कोई शेयर होल्डर है, ना वो आपका इक्विटी में हिस्सेदार है। तो यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। अगर कल को वो बंदा, अगर व्यक्ति किसी भी XYZ रीजन से अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई बंदा देखना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट्स वाला, है ना। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म अब मान लो हमने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली, हम्म तो उसके लिए भी हम रॉ मटेरियल पे किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होंगे। अगर कल के दिन वो थर्ड पर्सन ना मिला, तो उसके लिए भी हमें दोबारा किसी और को रॉ मटेरियल के लिए ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप गलत पॉइंट क्यों बोल रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग। और इवन देखो डायरेक्ट सेलिंग भी है ना, डायरेक्ट सेलिंग आल्सो इटसेल्फ हैव अ रिस्क। डायरेक्ट सेलिंग में भी रिस्क है। आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। डायरेक्ट सेलिंग नो की सर, एडवर्टीजमेंट बेसिकली कैसे होती है, थ्रू सोशल माउथ मीडिया। टू माउथ। बेसिकली नो सर। जो आप माउथ टू माउथ हो गया, थ्रू सोशल मीडिया होगी। भाई आपकी पर्सनल फेसबुक पे आईडी, आपकी पर्सनल ट्विटर पे नो आईडी सर। है, आप उस पे ओके। अपनी डाले जा रहे हो पोस्ट, है ना, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएगी। तो बाय चांस नेटवर्क एरर्स हो जाए या कुछ हो जाए, आप अपनी एडवर्टीजमेंट ना कर पाओ, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में होर्डिंग्स वगैरह हम नहीं लगाते। नो सर। जनरली वी प्रेफर माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट और आर पर्सनल सोशल साइट्स। तो बिना रिस्क के देयर इज नो बिजनेस। जैसे आपने खुद बोला कि एवरीथिंग इज सराउंडेड विद रिस्क, आवर ह्यूमन बॉडी इज सराउंडेड विद रिस्क, एवरीथिंग इज सराउंडेड विद रिस्क। यू नेवर नो कि रिस्क कब आ जाए। आप पूजा कर रहे हो मंदिर में, आपका लकड़ी का मंदिर है, पूजा करते करते वो लकड़ी आग पकड़ जाए दिए में, रिस्क है ना। तो हम इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपना सब कुछ सेटलमेंट करते हैं। तो वी आर सराउंडेड विद रिस्क। रिस्क को वी कांट निग्लेक्ट, वी कांट इग्नोर, जस्ट वी कैन रिड्यूस इट। आप अपना दिया थोड़ा मंदिर से हटके लगाओगे तो आग नहीं पकड़ेगी। यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क। ऐसा तो नहीं है ना कि रिस्क कम हो जाएगा। सर बिजनेस में हमारा मेन मोटिव क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क ना हो। नो, नॉट ओनली फाइनेंशियल। क्या बात कर रहे हो। लोग ऐसे ऐसे बिजनेस में आपने मिलेंगे आपको जो रो रहे होंगे कि वी हैव वेस्टेड आवर टाइम। तो टाइम इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग वो है जिसका रिस्क होता है ना। सर भाई मैं एक आप एक कहना बात चाहता हूँ। बताओ, आपने हाँ जी। 5 साल एक बिजनेस किया, बहुत अच्छा हाँ जी। चला आपका बिजनेस, आपने कमाई भी बहुत की, पैसा बहुत कमा लिया। 5 साल के बाद सडनली रिसेशन आ गया, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो आप यही कहोगे ना मेरा टाइम कितना खराब हुआ इस बिजनेस के पीछे, और ये इसमें अब नो सर। मेरे को कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा कुछ। पैसा आपके पास ठीक है पड़ा है। सर एक मिनट। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 साल के बाद उसमें रिसेशन आ गया, हमें वो बंद करना पड़ गया। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई उससे 5 साल के अंदर। हमने 5 साल का जो एक्सपीरियंस लिया है उससे बहुत कुछ सीखा है, जिसे हमने जो 5 साल में डेवलप किया है, उस 5 साल के एक्सपीरियंस से हम everything is fine, everything is fine, everything is right, your point is correct, but we are sticking on the point of risk just। सब कुछ ठीक है, हम सीखेंगे, हम एक्सपीरियंस लेंगे, हमारे पास पैसा आ गया, रिस्क तो हुआ ना।
तो सर ऐसे तो रात को सोने में भी रिस्क है, सुबह ना उठ पाए शायद। वही यही तो हम आपको कह रहे हैं कि वी आर सराउंडेड विद सर रिस्क। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिना रिस्क के कुछ शुरू कर सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो हम बिना रिस्क के शुरू कर सकते हैं, है ना। तो हम बिना फाइनेंशियल रिस्क के बोल सकते हैं इसको। बिना फाइनेंशियल रिस्क, हाँ देखिए फाइनेंशियल एक ऐसी थिंग है कि हमें नहीं पता, उसका कोई रिस्क नहीं होता। फाइनेंशियल आपके पास है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट फाइनेंशियल रिस्क आपका बिजनेस शुरू करने के बाद तो होगा ना, आपका बिजनेस नहीं चला तो वही तो मैं बता रहा हूँ सर, हमें तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। नहीं करनी है सर। रिस्क कब होगा जब हम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। चलो अंकित, वी हैव वेस्टेड मच मोर टाइम, आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो। सर अगर इतना ही वेस्ट हो रहा तो रहने दीजिए, बहुत हो गई। क्या सर आगे और ज्यादा वेस्ट होगा टाइम, वैसे मेरी एक स्लाइड बाकी है। not in that manner we have wasted our time, we are wasting our time due to just on one point, because it itself मैं बार बार एक बार बिजनेस जो है, बिजनेस की डेफिनेशन में रिटन में हमारे पास है कि the entrepreneur is never called entrepreneur when जब तक वो कोई रिस्क नहीं बियर करता, या वो रिस्क नहीं लेता, या वो रिस्क नहीं उठाता, तो वो entrepreneur कहलाता ही नहीं है। और I hardly have any example of a person who is entrepreneur and never get any risk. आई हैव सर। If you have, you can share नो na, तो you can share the story, you can share the points you are you know. सर मैं बताना चाहता हूँ, गूगल पे रिसर्च करना बाद में। एक लड़का है हैप्पी वायरल के नाम से, अभिनव प्रतीक उसका असली नाम है, दिल्ली का है। उसने डायरेक्ट सेलिंग से अपने करियर की स्टार्टिंग की थी जब वो 19 साल का था। हाँ, आज के टाइम पे 24 इयर्स का है और वो एक मिलियनर है, सेल्फ मेड मिलियनर विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड जीरो रिस्क। Hello, excuse me, sir, can you hear me? yeah, you are audible. सर ये क्लास के बच्चों में थोड़ी सी तमीज नाम की चीज बची है, या वो भी इन लोगों ने खो दी है, या मैं अभी इन्हें पहले प्रेजेंटेशन से पहले तमीज सिखाऊं? आप बता। अब क्या हुआ है भारती? यू कैन सी मैसेजेस में सर आप मैसेजेस एक बार देख लो, नहीं तो फिर मैं इन लोगों को समझाती हूँ तमीज क्या होती है। टीवी बंद कर। Guys, this kind of behavior is आप जो very bad. नहीं, वो जो मैसेजेस कर रहे थे वो बोले मोनू kind of- एंड ऑल, जो बोल रहे थे वो बोलो एक बार।